सुप्रभात कक्षा 4। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 2। हमारे पाठ का नाम है वर्ण तथा शब्द विचार। तो सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे, पेज नंबर 11। हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? वर्ण तथा शब्द विचार। आ वा। बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। तो जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है बच्चों? ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि जो है वो भाषा का सबसे छोटा रूप है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। तो ध्वनियाँ ही वर्ण है। जो ध्वनि हम बोलते हैं वो क्या है? वर्ण है। हमारे मुंह से निकलती है ना जो ध्वनियाँ, वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इन वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और ये जो वर्ण है इनका एक समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श छ ह क्ष त्र ज्ञ। ये क्या है? ये हमारी वर्णमाला है। तो वर्ण का अर्थ है ध्वनि। वर्ण का क्या अर्थ है बच्चों? वर्ण का अर्थ है ध्वनि और ध्वनि का लिखा रूप। जैसे कि मैंने कुछ बोला तो क्या मेरे मुंह से क्या निकली? ध्वनि निकली। अब इसी का जो लिखा हुआ रूप होता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला कौन सा प्रकार है? स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो वर्ण की परिभाषा जैसे अभी मैंने आपको बताई कि वर्ण किसे कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखेंगे हम स्वर किसे कहते हैं। तो वर्ण के जैसे हमने दो प्रकार देखे, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर देखेंगे हम कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, स्वर जो होते हैं वो ऐसी ध्वनियाँ होती है कि जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अन्य किसी वर्ण की सहायता की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। स्वतंत्र रूप से कैसे? क्योंकि उनमें उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो प्यारे बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन से? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन हम हिंदी भाषा में 10 स्वरों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। कौन से हैं ये 10 स्वर? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो री है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है। कौन सी भाषा में ज़्यादा किया जाता है? री का संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमारी हिंदी भाषा में 10 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम अयोगवा।
अयोगवाह किसे कहते हैं? अम तथा अह स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। तो अंग तथा अह, ये दो स्वर जो है वो क्या है? ये दोनों व्यंजन तथा स्वर के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। कि जैसे अंग और अह, तो इन दोनों में ही ए का उच्चारण हुआ है। ऐसे बोला ना मैं, अंग और अह, तो ए के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह को क्या कहेंगे? विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार व्यंजन का चिन्ह है। अनुस्वार जो है वो क्या है? ये जो है ऊपर जो बिंदी लगाते हैं हम, लाइन के ऊपर कोई भी वर्ण नीचे लिख दिया और ऊपर बिंदी लगाई, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। तो अनुस्वार किसका चिन्ह है बच्चों? अनुस्वार व्यंजन का चिन्ह है। अब देखेंगे हम अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे? तो ये जो चंद्र बिंदु है लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। चंद्र बिंदु अनुनासिकता का चिन्ह है। यह स्वर का गुण है। किसका गुण है? स्वर का गुण है। इसे लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो अनुस्वार अनुनासिक को लिखने के लिए स्वर के ऊपर जो शिरोरेखा होती है, ये शिरोरेखा होती है ना, ये वाली, ये शिरोरेखा होती है, इसके ऊपर इसको लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आ के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया, क्या बना? आँख। फिर ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो ऊंट। इस तरह से हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। फिर है अनुस्वार। तो यह क वर्ग आदि पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण है। ये जो हमारा अनुस्वार है, ये शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु की तरह इसको भी शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। तो यह क वर्ग आदि पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। अड़ क्या है? क वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, तो ये अड़ है। वैसे ही य, अण, न और म है। तो ये जो अनुस्वार होता है वह क वर्ग आदि पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण है। आई बात समझ में? अब सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे। सामान्य स्वर तथा अनुनासिक स्वर। तो जैसे कि आपकी किताब में ही आपको एक टेबल दे रखा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। स्वर व मात्रा। तो स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राएं भी दी गई है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उदाहरण है सवार, अनुनासिक अम तथा उदाहरण है संवरना। आ, ये आ की मात्रा ये है, आ की मात्रा ये है। इस तरह से लिखते हैं हम। उदाहरण है बाट, अनुनासिक स्वर है आ, उदाहरण बाट। फिर ह्रस्व ई की मात्रा, ये ह्रस्व ई है, इसकी मात्रा हम इस तरह से लगाएंगे। तो ह्रस्व ई की मात्रा बिद, ई, बिंद। फिर है दीर्घ ई की मात्रा, ये दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई की मात्रा है। उदाहरण है कही। फिर अनुनासिक स्वर है ई और कहीं। फिर है ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे हम। उगली, फिर ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है, क्या हो गया? उंगली। फिर है दीर्घ ऊ, इसकी मात्रा इस तरह से लिखेंगे, ऊ की मात्रा। उदाहरण है पूंछ और पूंछ। ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो क्या हो गया? पूंछ।
फिर है ए की मात्रा, ए इसकी मात्रा इस तरह से हम लिखेंगे, कहे, कहे, ऊपर क्या आ गया, बिंदु लग गए ना, अनुस्वार लगा तो क्या हो गया, कहे। फिर है आई, ये आई इसकी मात्रा इस तरह से लगाएंगे हम, है और है के ऊपर भी क्या लगाया, अनुस्वार लगाया और क्या हो गया, है। फिर है ओ की मात्रा इस तरह से लिखेंगे हम, गोद, फिर ओ के ऊपर अनुस्वार लगाया, बिंदी लगाई इस तरह से, क्या बन गया, गोंद। फिर औ की मात्रा, औ की मात्रा इस तरह से लिखेंगे हम, औ इसकी मात्रा इस तरह से लगाएंगे हम, चौक, चौक और ऊपर अनुस्वार लगाया तो क्या हो गया, चौक, क्या हुआ, चौक। फिर है व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर मात्राओं के रूप में आते हैं। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आने पर मात्रा के साथ चंद्र बिंदु न लिखकर बिंदु लिखा जाता है। जैसे कि शिरोरेखा, ये हमारी शिरोरेखा है, इसके ऊपर मात्रा है तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ बिंदु लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। ई की मात्रा है तो यहाँ पे भी सिर्फ हम बिंदु लगाएंगे। औ की मात्रा है, यहाँ पे भी बिंदी लगेगी। जैसे है, नहीं, क्योंकि आदि। फिर है कंघा, कंगन, गेंद, मैं और नींद। स्वर तथा मात्राएं, प्रत्येक स्वर के दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक स्वर को दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? तो स्वर मूल रूप में और स्वर मात्रा के रूप में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो स्वर है ये मूल रूप में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और स्वर मात्रा के रूप में। तो मात्रा के रूप में इस तरह से अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा, ए, आई, ओ तथा औ की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी। तो सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे पेज नंबर 13 कि अ कोई मात्रा नहीं, क कलम, आ की मात्रा जैसे मैंने अभी आपको बताई, का काला, ई की कितना, दीर्घ ई की कील, उ कु कुर्ता, दीर्घ उ कु कूड़ा, री क्री कृषक, ए के केला, ऐ कई कैमरा, ओ को कोयल, औ कौ कौन। फिर है बच्चों स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर है इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि ह्रस्व में अ, ई तथा उ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। फिर हमारे बाकी के जो बचे स्वर वो क्या है? दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। ओ, तो ये जो है आपने देखा होगा कई जगह पे ऊपर इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि ऑफिस, बॉल तथा कॉपी, ऑफिस, बॉल तथा कॉपी। ध्यान रखें अ तथा ओ भिन्न ध्वनियां हैं। एक तो ये अ है और ये आ है, दोनों ही भिन्न ध्वनियां हैं, दोनों एक दूसरे से अलग ध्वनियां हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखेंगे व्यंजन। तो इन वर्णों को स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। तो व्यंजन जो होते हैं उनको स्वर की सहायता
से ही बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि क अ, क्या बन गया क। इसी तरह से सारे व्यंजन बोले जाएंगे कि क का उच्चारण जब हम करते हैं तो क्या अ की ध्वनि हमें सुनाई देती, क ए की ध्वनि सुनाई दी ना, तो व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो देखेंगे हम क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, फिर है प वर्ग प फ ब भ म, य र ल व श श श, ह क्षत्र ज्ञ। तो ये क्या होगी हमारे व्यंजन। अब व्यंजनों की पहली 5 पंक्तियां अपने पहले अक्षर के नाम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से जानी जाती है। तो पहली 5 पंक्तियां जो होती है क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न तथा प वर्ग प फ ब भ म, इस तरह से जानी जाती है। आगे देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कि 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे क्ष, क्ष, तो क्ष में 2 व्यंजनों का मेल है, क और श, आधा क और श, इन दोनों के मेल से क्ष बना। फिर त्र, तो आधा त, नीचे त के नीचे हलंत लगा हुआ है, और र, तो ये क्या बन गया त्र। फिर है ज्ञ, तो ज और य, ज और य के मेल से क्या बन गया ज्ञ। ये भी 2 वर्णों के मेल से बना है। फिर है श्र, श्र, तो श के नीचे हलंत लगा हुआ है, और र, श्र, क्या बन गया श्र। तो ये जो है इन्हें हम क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने देखा, आपकी किताब में देखेंगे बच्चों सभी, कक्षा, शिक्षक, यात्रा, त्रिशूल, आज्ञा, ज्ञानी, श्रोता तथा आश्रम। तो क्ष, क्ष के शब्द देखेंगे कुछ, तो कक्षा और शिक्षक, त्र, यात्रा तथा त्रिशूल, ज्ञ, आज्ञा तथा ज्ञानी, श्र, श्रोता तथा आश्रम। स्वरों की तरह व्यंजनों को स्वर से अलग नहीं बोला जा सकता, किंतु उन्हें स्वर के बिना लिखा जा सकता है। तो व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वरों से अलग नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता ही है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। फिर हम देखेंगे बच्चों हलंत। स्वर के बिना व्यंजन लिखने के लिए कई बार व्यंजन के नीचे रेखा लगाई जाती है, इसे हलंत कहते हैं। हलंत से पता चलता है कि व्यंजन में अ नहीं है। जैसे कि कभी कभी व्यंजन को अगर हम बिना स्वर की मदद के लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ये हलंत है, इसको व्यंजन के नीचे लगा देंगे, मतलब कि वो व्यंजन आधा हो जाएगा, उसमें स्वर का उच्चारण या स्वर का मेल नहीं होगा। फिर ट है, ट के नीचे हमने हलंत लगाया। पट्टी, पट्टी में ये आधा ट आ रहा है, इसमें अ का मेल नहीं है, मतलब कि ये जो व्यंजन है इसमें अ का मेल नहीं है, तो ये क्या हो गया? आधा ट हो गया। फिर त के नीचे हमने हलंत लगाया, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे लगाया था, त के नीचे हलंत लगाया, तो इसमें भी अ नहीं है, त में अ का उच्चारण नहीं होगा, कुत्ता। फिर ट के नीचे हलंत, खट्टा। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे बच्चों व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के तरीके। तो व्यंजन को अलग अलग तरह से हम स्वर के बिना लिखते हैं। तो व्यंजन को स्वर के बिना कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि पाई हटाना।
पाई हटाना। पाई मतलब कि जैसे ये तय है तो तय की ये जो है ये पाई है, ये क्या है, पाई कहलाएगी। किसी भी व्यंजन में ये जो है ये पाई कहलाती है। तो अगर इसे हम व्यंजन के बिना लिखेंगे तो क्या करेंगे, त की जो ये वाली लाइन है हटा देंगे तो ये क्या हुआ, स्वर के बिना हमने त को लिखा। फिर है म, यहाँ पे म की पाई हटा दी तो ये आधा म हो गया, यहाँ पे प की पाई हटाई आधा प हो गया, यहाँ पे ल की पाई हटाई तो ये आधा ल हो गया। फिर है हलंत लगाना, तो किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ये हलंत का चिन्ह है, तो ये बिना स्वर के व्यंजन को अगर हमें लिखना होगा तो कई बार हम क्या करते हैं, नीचे हलंत लगाते हैं। द के नीचे हलंत लगाया तो ये आधा द हो गया, ड के नीचे हलंत लगाया आधा ड, ह के नीचे हलंत लगाया आधा ह, और ट के नीचे हलंत लगाया तो आधा ट। फिर है घुंडी हटाना, घुंडी हटाना, जैसे ये क लिखा हमने तो ये इसकी घुंडी है, ये जो है क्या है, इसकी घुंडी है। इसको हटाकर भी हम उसको व्यंजन को स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, बिना अ के उच्चारण के उसे लिख सकते हैं। तो क, तो इसकी घुंडी हटा दी हमने, ये आधा क हो गया, इसमें अ का उच्चारण नहीं है। फिर फ, इसकी घुंडी हमने हटा दी तो ये आधा फ हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम व्यंजन को स्वर के बिना अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे संयुक्ताक्षर वाले शब्द। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए या बोला जाए तो मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। तो दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो और उन्हें मिलाकर लिखा जाए तो क्या होगा, संयुक्ताक्षर। जैसे कि क्षत्रज्ञ और श्र, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है, परंतु उनका रूप बदल गया है। संयुक्ताक्षर ऊपर दी गई तीनों विधियों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। कि जैसे ये विधि मैंने बताई, यहाँ पे ये वाली विधि, ये विधि, ये विधि और ये विधि, इस प्रकार से भी हम संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। जैसे सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे, आधा न, गन्ना, पन्ना, भिन्न, त, आधा त तथा पूरा त, तो ये संयुक्ताक्षर इस तरह से भी हम बनाएंगे। तो उत्तर, कुत्ता, पत्ता। फिर है आधा प तथा त, प्राप्त, गुप्त तथा लिप्त। फिर है प्य, तो प्याला, प्यार, प्याज। च, बच्चा, कच्चा, सच्चा। थ, पत्थर, हत्ता तथा गुत्थी। अब देखेंगे र और र का संयुक्त रूप, तो अरहित र। अरहित र कैसे लिखेंगे हम, तो अरहित र जो है ये इस तरह से, ये शिरोरेखा के ऊपर जो र आता है ये क्या है, अरहित र है। सूर्य, नर्मदा तथा वर्ग। फिर है असहित र, तो ये वाला जो हमारा र है, ये वाला, ये जो है ये असहित र है। रजत, रक्षक तथा पर। फिर है ये वाला र, ये र, इस तरह से भी हम र लिखते हैं ना। जैसे ये मैंने व्रत लिखा तो ये नीचे र लगाया, ये व्रत। तो व्रत, ग्रह तथा समुद्र। फिर आ को, र को इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे कि हमने ट्रेन लिखा तो नीचे ट के नीचे इस तरह से र लगाया, ये वाला र, ट्रेन। फिर है ट्रक। आगे देखेंगे यहाँ र में र है तथा र हलंत है। जैसे कि कुछ शब्द देखेंगे हम बच्चों, वक, लड़की, हिरन तथा पेड़। ऊपर लिखे सभी शब्द वर्णों से मिलाकर बने हैं। जैसे कि वक है, हिरन, लड़की तथा पेड़, ये वर्णों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे वक, वक हमने लिखा, जैसे तो कैसे लिखेंगे हम वक, व, अ, फिर क तथा
अ। इसमें व आधा है तथा क आधा है, तो ये क्या, फिर अ तथा अ का मिश्रण इसमें है, तो क्या बन गया वक। फिर आगे है हिरन, इसी प्रकार से हिरन लिखा जाएगा। आधा ह के नीचे हलंत है, ई की मात्रा, र के नीचे हलंत है, अ न के नीचे हलंत है तथा अ हिरन। लड़की, ल के नीचे हलंत, अ ड के नीचे हलंत, अ क के नीचे हलंत तथा ई। पेड़, प के नीचे हलंत, ए ड के नीचे हलंत, अ क्या बन गया पेड़। यहाँ अक्षरों का मेल दिखाया गया है, केवल अक्षरों के मेल से शब्द नहीं बनता। जैसे न ही र, नहिर, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब ये शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द किसे कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल के आता हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। लेकिन नहिर का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं माना जाएगा। नहिर यहाँ शब्दों का मेल है, किंतु ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इन अक्षरों को मिलाकर इस प्रकार लिखा जाए, ही प्लस र प्लस न हिरन, तो ये शब्द बन गया। हिरन एक प्राणी का नाम है, एक जानवर का नाम है, तो ये क्या बन गया, यह शब्द बन गया। यह एक सार्थक शब्द है, इस शब्द का कोई अर्थ है, मतलब कि कुछ भी लिख देने से जिसका कोई मतलब नहीं निकल के आता उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे, जिसका कोई मतलब, कोई अर्थ निकल के आता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्णों का ऐसा मेल जिससे कि कोई अर्थ निकल के आता है उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे मात्रा युक्त शब्द, कितना, खिलना, गिरना, घिसना। फिर है अनुस्वार वाले शब्द, कंगा, खंड, गंगा तथा घंटी। अनुनासिक वाले शब्द, कांच, खंगालना, गांठ तथा घाघरा। तो ये शब्द हमने देखे।